चलें देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखना। यहाँ लिखा हुआ है 50 पेज की किताब लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहली बात बताओ, किसी बुक को जब डिजाइन किया जाता है, कोई किताब है तुम्हारे पास, एक बार दिखाना, कोई किताब देना, पहले समझना ध्यान से। जैसे मान लो ये बुक है, सही है। जब इस बुक को डिजाइन किया जाता है तो इसका जो पहला पेज होगा ना, पेज नंबर 1, जिसे आप पेज नंबर 1 बोलोगे, तो ये पहला पेज है, पेज नंबर 1, सही है। तो यहाँ पे पेज नंबर 1 लिखने के लिए कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट है? एक डिजिट, सिर्फ एक अंक की आवश्यकता हुई, सही है। ऐसी पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7, हाँ भाई साहब बिल्कुल, पहले पहुंचने तो वहां पे। उसके बाद 7 8 9 तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप 10 पे पहुंचे तो कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट हो रही है? 2। 11 पे कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट हो रही है? 2। 11 12 13 14 करते करते हर एक पेज पर 2 डिजिट की रिक्वायरमेंट है। अरे हाँ या ना? और अगर ऐसा है तो इस केस में अपन इसी हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझना ध्यान से। पेज नंबर 1 से लेके 9 तक, पेज नंबर 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट है, 9 डिजिट रिक्वायर्ड। बात आ रही है समझ? ऐसे ही जब आप आगे की तरफ जाओगे तो पेज नंबर 10 से लेके 19 तक अगर हम बात करने लग जाएं तो कितने पेज हो गए? 10, सही है ना? और हर एक पेज पे कितने डिजिट हैं? 2। तो मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर 20 डिजिट लिख सकता हूं क्या? बहुत बेसिक से बता रहा हूं मैं, इसी वजह से यहाँ पे 20 डिजिट लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना? ऐसे ही पेज नंबर 20 से 29 की तरफ जब आप जाओगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर 20 डिजिट लिख सकता हूं क्या? बताओ, बात समझ आ रही है? ऐसे ही जब आप और आगे की तरफ जाओगे तो पेज नंबर 32 39 कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट है? अरे बोलो, 20 डिजिट की रिक्वायरमेंट है, नीड है, आवश्यकता है। ऐसे ही जब अपन और आगे की तरफ जाएंगे तो 40 से लेके 49 तक की जब हम बात करें तो 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 कितने डिजिट की नीड है भाई? अरे बोलो, तो आप कहोगे 20 डिजिट की नीड है। बात समझ आ गई? अब लास्ट वाला पेज बचा है, पेज नंबर 50। तो पेज नंबर 50 की जब अपन बात करें, 50 नंबर पेज की बात करें, तो एक पेज है, 2 डिजिट की नीड है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डिजिट इक्वल टू 2, आखिरी पेज के लिए। अब आप इन सबको ऐड करके देख लेना, तो 20 चौक 80 और 11 91, 91 डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी, और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। हो गया? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? बहुत खींच दिया सवाल। है है सब कुछ है। क्या क्या कर दो? एन नहीं, बता दो, कोई बात नहीं। क्या पता ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। और क्या। देखते हैं, एक बार ध्यान से समझना है। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई, मैंने कहा 1 से लेके 9 तक तो 9 ही डिजिट है, सही है। और 50 में से 9 माइनस कर दो, कितना बचा? 41। सही, 41 का डबल करोगे तो 82, 82 में 9 जोड़ देना, 5 सेकंड में खत्म सवाल, सही है। बस सही है, गरीब बच्चों के लिए है, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन वालों आप समझ गए ना? पेज नंबर 1 से लेके 9 तक 9, 50 में से 9 घटे, कितने बचे? 41, 41 का डबल 82, 82 प्लस 9 बराबर 91, खत्म बात। आगे चलें। आपको बात समझ आ रही है? हेलो, बात समझ आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला सवाल देखो ध्यान से है, क्वेश्चन नंबर 8। प्रथम फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। इवन नंबर क्या होते हैं भाई? ये सही थी परिभाषा। भाई, इवन नंबर का मतलब होता है जिस संख्या के लास्ट का यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल हो जाए, वो नंबर इवन नंबर होता है। ऐसे बोलूंगा 122, फिर कहोगे वो तो देखना पड़ेगा, फिर 2 वाले में आ रहा नहीं आ रहा। बात आ रही समझ? क्या कह रहे हो, कट रहे हैं? फिर कोई बात नहीं, आप जो भी कह रहे हैं अच्छी बात है। अब यहाँ पे इनका सम पूछा जा रहा है आपसे, बता दो कितना सम आना चाहिए। क्या कह रहे हो भाई साहब? क्या कह रहे हो? 2 4 6 8 गलत बात है। फिर ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सवाल देखो, इसका आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 8 का कितना आ रहे हैं? 300, सभी का आ रहा है 340। बहुत
चलो ध्यान से समझना। अब देखो, अगर मैं इवन नंबर्स की बात करूं ना, तो इवन नंबर में सवाल कैसे बनते हैं समझना ध्यान से। जैसे मान लो 2 प्लस में 4 प्लस में 6 और प्लस में 8 और प्लस में 10, इतना ही रहने दो तुम। एक बात बताओ, सम ऑफ इवन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ नेचुरल नंबर, जल्दी बताओ क्या होता है? सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बोल रहे हो आप? कुछ बोल रहे हो, बता रहे क्या कर रहे हो? थोड़ा तेजी बोलो। अच्छा क्यूब वाला नहीं पता, तो ये बात पहले कोशिश, जबरदस्ती कोशिश क्यों कर रहे थे? हाँ अब नहीं पता ना, नहीं पता ना, अरे पता है नहीं, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर का बताना है। अच्छा ठीक है भाई, आप बताओ पीछे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर पता है क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बहुत दयनीय स्थिति है, पता है तुम्हें? पता नहीं यार, ध्यान रखा करो, बहुत छोटी छोटी बातें यार, और तुम्हें कुछ शर्म आनी चाहिए खुद के ऊपर कि तुम्हें ये पता नहीं पता, कसम से। पता है जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना आज 6-7 साल बाद, और फिर वो पढ़ के आएंगे मतलब स्कूल से प्राइम नंबर, और तुमसे पूछ लेंगे सर प्राइम नंबर पापा बता दो या मम्मी बता दो, और तुम कहोगे नहीं पता, तो कहेंगे तुम्हें तो ये भी नहीं पता। तो ये तो बात मुझे पता है, तुम्हें ये भी नहीं पता। नहीं सच में, अगर तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म लगेगी तो लगनी चाहिए उस समय मेरे हिसाब से तो, ठीक है। सब कुछ गूगल पे ही करना तुम, आगे बढ़े फिर। तो अगर मैं एक छोटी सी सीरीज की बात करता हूँ, 2 + 4 + 6 + 8, इसे प्रैक्टिकली जब आप काउंट कर रहे होते हैं तो आंसर कितना आ जाता है? 6 4 10, 8 और 2 10, यानी 20 आंसर आ गया, सही है। और सम ऑफ इवन नंबर के केस में अपन आंसर करते हैं n² + n, बात समझ आई? यानी टोटल नंबर कितने थे? 1 2 3 4, सही है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस में 4 कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 20, बात आई समझ? तो नंबर ऑफ टर्म जितनी होती हैं उसका स्क्वायर प्लस जितनी टर्म होती है उसके अंदर ऐड कर दो, सम ऑफ इवन नंबर का फॉर्मेट जनरेट हो जाता है। वो बताऊंगा बात, फिर वही चीज है फिर आगे। ऐसे तो बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, सिर्फ कहाँ का बताऊंगा? सम ऑफ, मैंने नेचुरल नंबर की सीरीज का सम नहीं बताया इसी चक्कर में, क्यूब भी नहीं बताया, अब क्या क्या बताऊं? बताओ, क्लास प्रॉपर चलेगी तब बता दूंगा। फिर आगे बढ़ जाएं। तो वहां पे 20 की बात हो रही थी, सवाल को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि प्रथम 20 बोला है या 20 तक की बोला है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 नंबर, पहली 20 का मतलब हुआ ये 40 तक बात जाएगी, बात आ रही है समझ? पहली 20 का मतलब ये बात 40 तक जाएगी। पहला इवन नंबर कौन सा होगा? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, लास्ट में 40 नंबर आना चाहिए, बात आई समझ? तो टोटल यहाँ पे टर्म कितनी बनी? 20 का स्क्वायर प्लस में 20, आंसर 420, बात आ गई समझ? तो 420 आंसर है, कोई बात नहीं। ऑप्शन में, ऑप्शन में नहीं तो क्या हो गया? आप लिख लो उसे, सही कर लो, 420, 420 कर लो। तो नहीं ऐसे मत क्या करो ना, नॉलेज अगर आपको सही है तो आप क्यों चेंज कर रहे हो अपने आंसर को? हाँ तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। मैंने एक बात और बताई थी आपको, पेपर की स्ट्रेटेजी, मैंने कहा अगर ऐसे केस होते हैं ABCD आपका ऑप्शन मैच नहीं करता, सपोज कई बार, सही, उस केस में अगर आपने सवाल छोड़ दिया तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। और एक बच्चा ऐसा है जिसने ABCD में से कोई एक ऑप्शन लगा दिया है तो उसे नंबर पॉजिटिव मिलेंगे, क्योंकि वो डिपार्टमेंट की गलती होती है और वो ये मान के चलते हैं कि बच्चे ने उस सवाल पे समय दिया है। मेरी बात समझ आई? तो आपका टाइम जो वहां पे गया है उसके बदले आपको पॉजिटिव नंबर दिए जाते हैं। और जिन बच्चों ने टाइम नहीं दिया, मतलब सॉल्व ही नहीं किया, अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो वो मानते हैं कि इसने सवाल पढ़ा ही नहीं हुआ। मैं जो कह रहा हूँ वो सुन लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसके पीछे बहुत सारी बहस हुई है कई बार। 2013 का पेपर मेंस कैंसिल होने का यही सबसे बड़ा कारण था, ठीक है। आंसर सही 420 होगा, बाकी ऑप्शन के अभाव में कुछ भी लगा सकते हैं। आगे बढ़े? हाँ कोई बात नहीं, सॉरी भाई, आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल सर। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर अगला, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 140 to 150? 140 तथा 150 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं?
141 अभाज्य संख्या है 141, 141 जल्दी बताओ, है ना? हाँ 141 प्राइम नंबर है ये मैम से समझ आ गई बात? इस तरह से ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 142 प्राइम नंबर है, 143 प्राइम नंबर है, 143 प्राइम नंबर है, किससे डिविजिबल है? वेरी गुड। 144 प्राइम नंबर है, 145 प्राइम नंबर है, 146, 147, 148, 147 प्राइम नंबर नहीं है, किससे कट रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, 7 4 11 और 1 12। बात आई समझ? क्योंकि 147 का मतलब हुआ 4 और 1 5 और 7 12, और 12 नंबर 3 से डिविजिबल है। सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। मेरी बात समझ आई? फिर 148 की बात अगर हम जब करें तो 148 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है नहीं है। 149 ये प्राइम नंबर है। तो 140 और 150 के बीच में आने वाले प्राइम नंबर सिर्फ एक होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? तो अब अपन आगे बढ़ जाएंगे और अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल देखो, किन्हीं 4 अंकों का गुणनफल बताइए जबकि उनका मासा इतना है तथा लासा इतना है। वेरी गुड। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स इफ देयर एचसीएफ इज 3 एंड एलसीएम इज 1980। कितना आ रहे हैं? 53,460 होना चाहिए भाई। अच्छा हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। एलसीएम एचसीएफ जब मैंने आपको पढ़ाया था ना तो ब्रीफ में बताया था कि अगर 4 नंबर का गुणनफल आ जाए या 5 का आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ती है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उस वाली चीज से। तो यहाँ पे समझना ध्यान से, 4 नंबर का प्रोडक्ट पूछा है तो पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर और इंटू चौथा नंबर इक्वल होता है एचसीएफ की पावर 4 माइनस 1। बिल्कुल ठीक है भाई, एचसीएफ की पावर 4 माइनस 1। मतलब अगर 5 नंबर होते तो कितनी पावर होती? 5 माइनस 1। 6 नंबर होते तो 6 माइनस 1 और 3 नंबर होते तो 3 माइनस 1। और इनटू में क्या हो जाता है भाई? एलसीएम हो जाता है। क्या आप इतनी बात से सहमत हो? बात आ रही है समझ? यहां तक अगर बात समझ आ रही है तो एचसीएफ आपका कितना है? 3 की पावर 4 माइनस 1 लिखा जा सकता है। और इनटू में एलसीएम कितना है? कितना है? 1980, 1980। तो 3 की पावर 3 हो जाएगी, गुणा में 1980 लिखा जा सकता है। 3 3 होती है 27 हो जाएगा, इंटू 1980 लिखा जा सकता है। अब आप खुद देख लो, 8 7 56, 8 7 56 का मतलब यूनिट डिजिट पे एक ही जगह 6 बन रहा है। 7 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करो, 7 8 56 यूनिट डिजिट पे एक ही जगह 6 बन रहा है, उसके बाद 0। ये ऑप्शन जहां देखेगा वही आंसर है। मेरी बात समझ आई? 10th प्लेस पर जब आप सॉल्व करोगे तो वहां पे 6 बनेगा, यूनिट प्लेस पे 0 बनेगा, जहां 60 लास्ट में आ जाएगा वही आंसर सही हो जाएगा। क्या आप इतनी बात से सहमत हो? आगे बढ़े। ऑनलाइन वालों आप लोग कमेंट करके बता सकते हो अगर कोई दिक्कत है तो। चलो देखो, इसका आंसर बता दो कितना आ रहे हैं। सन्नी नीड 36% मार्क्स टू पास एन एग्जामिनेशन, ही गॉट 24% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 9 मार्क्स, फाइंड आउट द मैक्सिमम मार्क्स। हाँ ठीक है 75। 75 वाले एक बार हाथ उठाएंगे जिनका आंसर 75 आ रहे हैं, और जिनका आंसर नहीं आ रहा वो क्या करेंगे? देखो ध्यान से, सन्नी को परीक्षा में पास होने के लिए कितने नंबर की नीड है? 36% नंबर की नीड है। पास होने के लिए इतने परसेंट की आवश्यकता है, लेकिन उसे मिलते कितने हैं? 24% नंबर मिलते हैं उसे। और 24% नंबर मिलते हैं तो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, वो फेल हो गया। अब आप ये देखो,
कि वो कितने परसेंट से पास हुआ? 12% से पास हुआ। ये बंदा पास हो रहा है ना 12% से। सन्नी कोई परीक्षा में, अच्छा अच्छा अच्छा, हार, ये तो हार गया है मतलब, ठीक है ठीक है। 12% से मतलब ये फेल हो गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 9 नंबर से फेल हो गए हैं। मेरी बात समझ आ रही है भाई? जैसे कई बार घर परिवार में नहीं होता, जैसे आपके पापा पढ़े लिखे हैं और मम्मी थोड़ी कम एजुकेटेड है ना? तो पापा कहते हैं ये नालायक 12% से फेल हो गया, और मम्मी कहती है 9 नंबर से फेल हो गया। होता है कि नहीं होता? यानी बात तो एक ही है ना? बात आ रही है समझ? ये नंबर में बता रही है और ये परसेंटेज में बता रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो 12% कह दो या 9 मार्क्स कह दो, एक ही बात है। सही है ना भाई? तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं, यहाँ पे कह सकता हूं टोटल का, टोटल जो भी क्वेश्चन पेपर जितने नंबर का रहा होगा, तो टोटल का 12%, 12/100 बराबर है 9 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 9 मार्क्स के। भाई बात समझ आ गई? अब आप देखो, 3 3 9 और 3 चौक 12, 4 से कटेगा कितनी बार? तो टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर 75, 75 मार्क्स। सही है, 75 मार्क्स एक बार लिख लो। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट। हाँ तो कुछ भी लगा दो सर। नहीं, कहाँ, एक ही तो है। अच्छा अगला क्वेश्चन, हाँ ठीक है, कुछ भी लगा दो फिर तो। लेकिन आंसर दोनों में से कोई नहीं होगा, है ना? आंसर दोनों में से कोई नहीं होगा। देखो, इफ इनकम टैक्स रेट इंक्रीज्ड बाय 20% देन नेट इनकम डिक्रीज्ड बाय 5%, फाइंड टैक्स रेट। बताओ, तुम बताओ हर्ष। बीस बनने से। अच्छा, इनकम और नेट इनकम में डिफरेंस क्या होते हैं? इनकम में से टैक्स माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो आपकी नेट इनकम हुआ करते हैं। सही है ना? बिजनेस के सेक्टर में अगर हम देखें तो खर्च काटने के बाद जो वैल्यू बचती है वो आपकी नेट इनकम हुआ करती है। सही है ना? तो यहाँ पे इस चीज को समझना। देखो भाई, टैक्स का रेट कितना बढ़ रहा है भाई? 20% बढ़ रहे हैं। तो नेट इनकम कितनी कम हो जाती है? 5%। मतलब टैक्स का रेट जब बढ़ जाता है भाई 20%, तो 20/100, तो नेट इनकम कम हो जाती है 5%। ये है नेट इनकम। और कितनी कम हो रही है? 5%, मतलब 5/100। भाई यहां तक बात समझ आ गई? अब ध्यान देना सर, इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कट जाएगी, और यहाँ पे 5 कितना आ जाएगा? 20। मतलब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है? 1 है। अब आप देख रहे हैं कि टैक्स आपने कितना पे कर दिया? टैक्स अपॉन नेट इनकम अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? टैक्स अपॉन नेट इनकम इक्वल टू, टैक्स कितना है? 1, और नेट इनकम कितनी है? 4। तो टैक्स आपने पे किया 1 यूनिट और नेट इनकम कितनी कमाई? 4। यानी इनकम कितनी है? 5। मेरी बात समझ आई? इनकम इक्वल टू टैक्स प्लस में नेट इनकम होता है ऐसे। रिपीट कर रहा हूं सर, आपकी सैलरी अगर 60,000 रुपए है, सही है, तो आप 10% के टैक्स स्लैब में आओगे, है ना? 60,000 रुपए अगर सैलरी है तो एक साल की इनकम कितनी बन गई? हाँ, 480 बन गई। गलती से तनख्वाह अगर इतनी कर दी जाए तो तुम क्या ही करोगे? 12×72, 7,20,000 रुपए। बात आ गई समझ? तुम कितने बता रहे? 7,20,000। बात समझ आई? अब 5 लाख से नीचे की इनकम जितने लोगों की है वहां पे टैक्स फ्री है, कोई टैक्स वैक्स पूछताछ नहीं करेगी भारत सरकार, केंद्र सरकार आपसे। लेकिन जैसे ही 5 लाख से ऊपर आप कमाने लग जाओगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और कितना पे करना पड़ेगा सर? 10%।
बात आ गई समझ? तो अगर 7,20,000 रुपए आपने कमाया एक साल के अंदर, तो आपने टैक्स कितना पे कर दिया? 72,000 रुपए, सही है ना? तो 7,20,000 में से 72,000 घटा दो, कितना बचा? ये तो मुश्किल बात है, थोड़ी सोच के बताएंगे। 7,20,000 में से मतलब तनख्वाह मिलेगी, टैक्स कटेगा, पड़ोसी को बुलाओगे। पहले होता नहीं था, अच्छे से चिट्ठियां पढ़वाते थे। कितना? 6,48,000 रुपए, सही है ना? तो 6,48,000 रुपए जो आपको मिला, ये क्या था? ये नेट इनकम थी, सेफ आपकी बचत थी। मेरी बात समझ आ गई? ये व्हाइट मनी, बिल्कुल सही कहा भाई ने। क्लियर है बात यहाँ तक? तो अब आप इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करोगे। यहाँ तक समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ये टैक्स कितना दिया आपने और नेट इनकम कितनी हो गई, तो टोटल इनकम कितनी थी? 5। बात समझ आ रही है भाई साहब? तो मैं लिख सकता हूं टैक्स इक्वल टू नेट इनकम, सॉरी इनकम इक्वल टू लिखना पड़ेगा ना, मेरा भी ऐसे ही होगा तुम्हारी तरह। इनकम इक्वल टू टैक्स प्लस में नेट इनकम लिखा जा सकता है क्या? सही है, नेट इनकम। तो यहाँ पे इनकम हमें पता नहीं है कितनी है, लेकिन ये तो पता है 1 + 4 तो बराबर कितना हो जाएगा? 5। यानी जो टैक्स है वो हमेशा किस पे लगता है? इनकम पे लगता है। इनकम पे लगता है, तो इनकम कितनी है? 5। और टैक्स कितना देना पड़ा? परसेंटेज निकालेंगे तो बोड़ा में 100 करेंगे, और ये है आपका टैक्स रेट। हाँ हाँ हाँ, तो निकाल, वही वही मैं कह रहा हूँ वो तो, लेकिन प्रैक्टिकली हम ऐसे कर लेंगे इस चीज को। देखो क्वेश्चन नंबर, ये बात समझ आई या नहीं आई? अच्छा धन्यवाद भाई। अगला सवाल है 13वां सवाल, तो शायद हुआ नहीं होगा आपसे, मुझे पूरा भरोसा लग रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन, 12,000। शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। In an election, there were two candidates. Of these voter list, 20% voters did not use their right, and 20% votes declared invalid of total votes. Winning candidate got 60% votes of valid votes and won by 1600 votes in the voter list. How many total voters? कितने लोगों का आंसर आया? 12,500। एक बार हाथ उठाएंगे। 12,500। देखो समझना, हाँ 12,500। देखो ध्यान से समझना, इस वाले क्वेश्चन में टोटल वोटर्स हम कितने मान लेते हैं? 100, सही है। 100 वोटर्स में से कितने लोग वोट डालने नहीं जाते हैं? 20% डू नॉट कास्ट। तो टोटल कितने वोट पड़े? 80 वोट पड़े। 80 में से कितने इनवैलिड हो गए? 80 - 20% जब मैं करूंगा तो मुझे पता है 16 वोट कट गए, तो कितने बचे? 64 वोट बचे। अब इन 64 वोटों में से जीत और हार होगी, एक विनर होगा एक लूजर होगा, सही है। अब आप ये बताओ, जो जीतने वाला कैंडिडेट है ना, वो 60% वोट प्राप्त करता है वैलिड वोट्स के। मतलब इसने कितने प्राप्त करें? 60% वोट। जब इसने 60 प्राप्त करे तो इसने कितने करे होंगे? 40 करे होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? इसे 60 मिले, उसे 40 मिले। अब जीत और हार कितने वोटों से हो रही है? 1600 वोटों से हो रही है। एक बात बताओ, अगर ये 16 है और ये 40 है, तो 20 से इसकी जीत हो गई, तो 20 आर की वैल्यू किसके बराबर है? 1600 के बराबर है। तो एक आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 से 0 कटेगा, 80 के बराबर। भाई बात समझ आ रही है? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ऑप्शन में क्या है देखना एक बार। ओ सॉरी, हाँ हाँ, सुनो सुनो, हाँ एक सेकंड, ये गड़बड़ हुआ है। ये परसेंटेज में वैल्यू है ना, 60 और 40% है ये। हाँ 60% है और ये 40% है। अब ध्यान देना, सुनना ध्यान से। टोटल 64 जो वैल्यू अपन ने मानी थी वो एग्जैक्ट नंबर नहीं था, वो तो माना हुआ नंबर था। तो या तो आप यहाँ पे 100 आर लिख दो, और यहाँ पे 80 आर लिख दो, और यहाँ पे 64 आर लिख दो, करा जा सकता है। अब आप ध्यान से देना सर, 64 का 60%,
तो 64 का 60% जब मैं लिखूंगा तो 64 गुणा 60 बटे में 100 लिखना पड़ेगा, सही है ना। और ये विनर को मिले वोट है, जो जीतने वाला है ना उसे इतने वोट मिल गए। बोलो, नहीं नहीं ऐसे ही कर लो, कोई बात नहीं। विनर को मिले वोट है 64 गुणा 60 बटे में 100, एकदम बेसिक है, आराम से समझ आ जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ। 64 गुणा 60 बटे में 100, विनर को टोटल में से इतने वोट मिल गए। और जो लूजर बंदा है उसे कितने वोट मिल रहे होंगे, तो 64 का 40%, बिल्कुल ठीक है सर। 64 गुणा में 40 बटे में 100। और जो ये बंदा जीत रहा है इसका मतलब ज्यादा वोटों से ज्यादा वोट मिले इसे। इसके वोट में से इसके वोट घटा दूं तो अंतर कितना आता है, 1600, मतलब इतने ही वोटों से तो ये जीता। मेरी बात समझ आ रही है। मान लो आपकी उम्र 20 साल है, एक बंदे की उम्र 16 साल है, तो 20 में से 16 घटाऊंगा तो अंतर 4 आ जाएगा, यानी 4 साल आप उससे बड़े हो। बात आई समझ। तो विनर को मिले वोट माइनस लूजर को मिले वोट का अंतर 1600 वोट का है। एक 1600 से हारा और एक 1600 से जीता। अब आप ध्यान से देखना, 64/100 यहाँ पे भी है, 64/100 यहाँ पे भी, क्या कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ से 64/100 जब आप कॉमन ले रहे होंगे तो यहाँ पे नंबर कितना बचेगा, 60 माइनस में 40 और बराबर में 1600, भाई लिखा जा सकता है। यहाँ से जब अपन सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो अपन कर सकते हैं 64/100 काटोगे 16 को, 16 चौक 64, 16 चौक 64 और 16 धाई 1600, 16 एकम 16, 16 100 बार कटेगा, मतलब 16 से जब मैं काटूंगा। आई बात समझ। इसके बाद फिर देखना, यहां से लिखा जा सकता है 4/100 का मतलब 4/25, 1/25 कर दूं। यहां से अगर आप लिखना चाहो तो 1/25 कर देना, और गुणा में 60 × 40 की वैल्यू किसके बराबर की हो गई, 20, और बराबर में किसके बराबर हो जाएगा यहाँ 100। तो यहाँ पे आप R मान सकते हो इसे, और ये इक्वल है 100 के। अब 25 और 20 फिर से सिंप्लीफाई करो, 20 पंजे 100, सही है। तो एक R की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 25 गुणा में 5 R, मत लिखो, तो बराबर 125 लिखा जा सकता है क्या सीधा। एक R की वैल्यू 125 के बराबर आ गई, सही है। 1 R इक्वल टू 125। अब टोटल वोटर्स हमारे वोटर लिस्ट में कितने थे, 100 है ना। 100 का मल्टीप्लाई 125 के साथ करूंगा तो 12,500 वोटर्स आ जाएंगे। वोटर इन वोटर लिस्ट इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 125 बराबर 12,500। हाँ बोलो, कौन सा क्या बताओ, कैसे कैलकुलेशन एक बार चेक करो, कैलकुलेशन में कहीं डाउट नहीं होना, बुक गलत नहीं होनी चाहिए बस, बाकी तो सब सही है। रुक जाओ, अभी स्टार मार्क कर लो, क्लास के बाद देख लेते हैं उसे एक बार, क्लास के बाद देख लेते हैं, स्टार कर लो उसे। अगला सवाल देखो ध्यान से, तीन लीटर चीनी के घोल में, ठीक है। चलेगा आगे, छाप लिया भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर, अगला सवाल देखना ध्यान से क्या कहते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे कहता है 3 लीटर चीनी की घोल में 40% चीनी है, तो 3 लीटर चीनी का मतलब हुआ एक शरबत है, मिक्सचर है चीनी का और पानी का। तो 3 का जब मैं 40% निकालूंगा तो 3 गुणा 40 बटे में 100, 120/2, 1.2 चीनी की क्वांटिटी आ जाएगी, शुगर, सही है। तो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे शुगर है और यहाँ पे वाटर है, तो 1.2 तो शुगर है और वाटर कितना होगा, रिमेनिंग 1.8, टोटल मिला के 3 लीटर की क्वांटिटी तैयार हो गई। बात आई समझ, यहाँ तक बात समझ आ रही है। अब क्वेश्चन कहता है कि इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाई जाने पर
यानी पानी आपने ऐड कर दिया। सर पानी कितना हो गया 2.8, पहले से चीनी कितनी थी 1.2, टोटल मिला के कितना हो गया 4 लीटर मिक्सचर। क्या इतनी बात समझ आ रही है? अब क्वेश्चन के हिसाब से जब हम देखेंगे तो उसने पूछा नई घोल में चीनी की मात्रा कितनी है, तो नया मिक्सचर कितना हो गया 4 लीटर है ना, और चीनी कितनी है 1.2 लीटर। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, जीरो से काटना, पॉइंट हटाना, जीरो बढ़ा देना। सही है, जीरो से जीरो कटेगा, ऊपर की तरफ 12 ढाई 120 बटे में कितना आ जाएगा 4, और यहां से 4 ढाई 40 और 4 12, 30% आंसर हो जाएगा। लिख लो। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ। सी, ठीक है। तरीका बताओ, सॉल्यूशन बताओ। क्या नहीं, क्या 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 कर रहे थे अभी कर क्या रहे थे? घर चले जाओ, फिर चले जाओ, कोई बात नहीं, ऐसे मत करो यार। और सर दर्द क्यों होता है भाई तुम्हें यार, इस एज में सर दर्द होता है, हद है यार। ध्यान रखा करो ना इस चीज का। तुम्हें खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं रख सकते, फिर क्या रखोगे? 75 मनोज सिंह। टाइम कम, अच्छा दोबारा 8 मिनट है सर अभी तो। चलो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक व्यक्ति को 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लगता है, उसी चाल से 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बेहद आसान सवाल। हमें यहाँ पे स्पीड बतानी है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। 9 6 54 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 600 बटे 60 बराबर 10 घंटे। सही है। पेन उठाने की जरूरत थी इस सवाल में। ऑनलाइन वालों आपने भी पेन नहीं उठाया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है आप सभी के ऊपर। 16 नंबर क्वेश्चन देखो भाई साहब, सी फॉर कैट, आंसर 10 घंटे है। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 6/7, अ मैन ड्राइविंग एट 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड रीचेस द डेस्टिनेशन 15 मिनट लेटर देन द यूजुअल टाइम, देन यूजुअल टाइम इज। आप मुझे बताओगे आंसर कितना है? 90 मिनट वाले हाथ उठाएंगे जिनका आंसर 90 मिनट। टाइम एंड डिस्टेंस आपने पढ़ा था, पढ़ा था क्या? टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा था पूरा? रिवीजन करते हो घर जाके? ऐसे करते हो रिवीजन? आपने पढ़ा था टाइम एंड डिस्टेंस? झूठ मत बोलना। पढ़ा क्या था तुमने? कौन कौन से? हाँ, तुम्हें कैसे पता? अच्छा तुमने भी नहीं पढ़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार ध्यान से देखना, मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाहते हैं? देखो, स्पीड का टाइम के साथ कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स होता है। अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दोगे तो जहां जाना है आपको वहां पहुंचने में समय कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? स्पीड बढ़ेगी तो समय कम हो जाएगा। और अगर बाई चांस आपकी गाड़ी खराब है और आप बहुत धीरे धीरे जा रहे हो, मतलब आपकी स्पीड बहुत कम है, तो टाइम बढ़ जाएगा, आप लेट पहुंचोगे, उसे कहते हैं। इनवर्स रिलेशन होता है स्पीड का किसके बीच में? टाइम के साथ में। बात आ गई समझ? तो सर यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति है ना वो 6/7 की स्पीड से जाता है। किस स्पीड से जाते हैं? 6/7, यानी कि जाना था उसे 7 से, वो जा रहा है किससे? 6 से। मेरी बात समझ आई? अब ये क्या है? ये उसकी स्पीड है। क्या है भाई? स्पीड है, मतलब ये ओरिजिनल स्पीड है, ये ओरिजिनल स्पीड है और ये न्यू है। और स्पीड का टाइम के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, तो आप इसे ऐसे उल्टा कर सकते हो, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा। बात आ रही है समझ? तो टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6 आर टाइम लग रहा है इसे, यहाँ 7 आर टाइम लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है, लेट हो जाएगा। पहले 6 आर समय में पहुंचता होगा, तो अब 7 आर समय में कौन पहुंचेगा, क्योंकि गाड़ी की स्पीड कम कर दी गई। सही। क्वेश्चन के हिसाब से लिखा है निश्चित समय से 15 मिनट लेट हो जाते हैं। तो आप ये देखो कितना लेट हो रहा है, एक आर की वैल्यू किसके बराबर है? 15 मिनट के बराबर है। तो आगे क्या करना चाहिए? ये 15 मल्टीपल पे बैठा है ना नंबर, ओरिजिनल वास्तविक समय कितना लगेगा? तो सर इसका भी 15 गुना कर देना, 90 मिनट आ जाएगा। यानी उसे पहुंचना चाहिए था 90 मिनट के अंदर, लेकिन 15 सत्ते 105, पहुंच रहा है कितने मिनट के अंदर? 105 मिनट के अंदर। तो कितना लेट हो गया?
45 मिनट लेट हुआ है, सिर्फ 15 मिनट लेट है, सिर्फ 15 मिनट। मैंने कहा कितना लेट हुआ, सही है ना? पहले पहुंच रहा था 90 मिनट में, अब पहुंच रहा है 105 मिनट में, क्योंकि गाड़ी की स्पीड कम कर दी गई। बात समझ आ गई? तो आंसर 1 घंटा 30 मिनट जिस ऑप्शन में दिखेगा आप लगा सकते हो। अब ये मत कहना 1 घंटा 30 मिनट कैसे आया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम डबल इटसेल्फ इन 8 इयर्स। ऑनलाइन वालों एक बार मैसेज करके बता दिया करो कि आप जग रहे हो या सो रहे हो, ठीक है? हाँ, कमेंट कर लिया करो भाई। हैं 6 आ रहे भाई, 12.5%। आपने ऐसा ही पढ़ा है? ये भी नहीं पढ़ा होगा तुमने तो। ये पढ़ा है? पक्का पढ़ा है? पढ़ा है क्या? तो नहीं पढ़ा? अच्छा पढ़ा था, नहीं वो आप बताओ, आपने पढ़ा है? हमने तो पूरा पढ़ा है। आपने पढ़ा है? ऐसे ऐसा नहीं होता। देखो, किसी साधारण ब्याज की दर से एक राशि खुद का दोगुना हो जाएगी। एक बात समझना ध्यान से, खुद का डबल हो रही है मतलब वो प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल अमाउंट में बदल जाता है। प्रिंसिपल किस में बदल जाता है? अमाउंट में बदल जाता है। और मैंने कहा था ऐसे केस में पता है क्या करना है, प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 2। तो इसे 1+1 लिखा जा सकता है क्या? बताओ भाई, 1 की जगह कितना हो जाएगा? 2। बात समझ आ रही है? 1 की जगह कितना हो जाएगा? 2। सही है। तो 1 की जगह वैल्यू 2 हो गई, यानी कि जो एक एक्स्ट्रा पैसा मिला वो क्या था? ब्याज था। यानी एक्स्ट्रा जो भी रिटर्निंग आती है वो हमेशा क्या होता है? ब्याज होता है, मतलब कि इंटरेस्ट होता है। तो यहां से आप एक चीज देखने की कोशिश करना, किसी साधारण ब्याज की दर से एक राशि खुद का दोगुना हो जाती है। टाइम कितना है? 8 साल का समय है। टोटल रेट बराबर क्या होता है? R इंटू टी, है ना? टोटल रेट बराबर R इंटू टी होता है। तो यहां से आप देख सकते हो टोटल रेट इक्वल टू R इंटू टी। अब आप ध्यान से देखना, टोटल रेट कितनी बन सकती है? ब्याज कितना मिला? 1। ब्याज 1 मिला, और किस पे ब्याज मिला? 1 रुपया इन्वेस्ट करने के बदले। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 कर देंगे, बराबर रेट कितना है हमें नहीं पता, लेकिन टाइम कितना है? 8 साल का। बात आ रही है समझ? तो यहां से वैल्यू टोटल 100% बनेगी भाई, यहां से 100% बनेगी, बराबर R मल्टीप्लाई बाय 8 लिखा जा सकता है। R की वैल्यू निकालनी है तो 100/8 करना पड़ेगा, बराबर R आ जाएगा। तो यहां से काटो, 4 से 25 बार और 4 से 2 बार, तो 12.5 हो सकता है क्या? 12.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? 12.5%। समझ आ गई बात? देखो घर जाके बांट दिया क्या? मिल गई तसल्ली? ठीक है भाई, घर जाके रिवीजन जरूर किया करो, ग्रुप डिस्कशन किया करो, ताकि आप चीजों को ज्यादा बेहतर ढंग से सोच पाए, समझ पाए। और हमेशा ध्यान रखो, वो कहते हैं ना, भिखारी, सन्यासी और विद्यार्थी की कोई इज्जत नहीं होती, और तुम इज्जत बचाने के चक्कर में रहते हो हमेशा। सही है ना? कहने का मतलब ये है कि हर बार आप सवाल सोचने की कोशिश किया करो भाई। हाँ हाँ, इज्जत का मतलब है कि ये इन लोगों को, स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट देखना, उनकी एक बुक थी, सुनो ध्यान से। वो विवेकानंद जब यूएसए जा रहे थे तो वहां पे सामने की तरफ 4-5 महिलाएं थी। उस समय का दौर था, 90s का दौर था, और उस समय सन्यासियों को ऐसे ही माना जाता था, और आज भी माना जाता है भारत में। अब कोई भी सन्यासी कहीं अगल बगल तुम्हें खड़ा मिल जाए तो लोग बहुत अच्छी, मतलब सामान्य दृष्टि से नहीं देखते आजकल के लोग। तो स्वामी जी जब देखते हैं, सर बहुत कम लोग देखते हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे कितने वीडियो वायरल हो जाते हैं आजकल। सुनना ध्यान से, तो स्वामी विवेकानंद की बात कर रहा हूँ, छोटा सा स्टेटमेंट सुनना ध्यान से। तो जब वो जा रहे थे, ट्रेन में बैठे हुए थे, सामने से 4-5 लेडीज वहां की लड़कियां बैठी हुई थी, तो मतलब वो उन्होंने उनकी मजाक बनानी शुरू कर दी उनकी वेशभूषा को देख के।